प्रिय विद्यार्थियों, नेपोलियन बोनापार्ट पर तीसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था। इसलिए जो डायरेक्टरी यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यानी कि जिनके पास में सत्ता थी, वो नेपोलियन की प्रसिद्धि से इनसिक्योर हो उठे और उन्होंने नेपोलियन को फ्रांसीसी सेनापति का प्रधान सेनापति बना करके और इंग्लैंड के अभियान के लिए भेज दिया। और नेपोलियन को वहाँ पर वांछित सफलताएं नहीं मिली। किसी प्रकार से अपने कुछ साथियों के साथ में अपनी मुख्य सेना को छोड़ करके वह इंग्लैंड के जहाजी बेड़ों से बचता हुआ कोर्सिका द्वीप पहुंचा, जहां उसका जन्म हुआ था। और वहां के लोगों ने उसका जोरदार वेलकम किया और फिर दूसरे जो भाग थे फ्रांस के, वहां से भी उसके स्वागत के समाचार आ रहे थे। उधर यदि फ्रांस की गवर्निंग की बात करें, यानी कि शासन की, तो डायरेक्टरी को शासन करते हुए 4 वर्ष हो गए थे और इस समय वह बदनामी और अप्रियता की चरम सीमा पर थी। और ये नेपोलियन को आगे बढ़ने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा समय था, सही टाइमिंग थी। इसीलिए नेपोलियन ने अपने एक साथी से कहा था, जिसकी हमने कल भी चर्चा की थी, कि मैं ठीक समय पर आया हूं। तो नेपोलियन ने इस परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए साइस और बैरास के साथ मिलकर के, आबे साइस और बैरास के साथ मिलकर के योजना बनाई। फिर उस योजना के तहत दोनों विधानमंडलों का संयुक्त अधिवेशन शुरू हुआ। तीन डायरेक्टर्स थे, आबे साइस, बरास और ड्यूकोस ने त्यागपत्र दे दिया। नेपोलियन ने दोनों सदनों को संबोधित किया, परंतु जैसा वो समझ रहा था उसके भाषण का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उल्टा लोग उसको धक्के दे करके, और उस पे ऐसा भी लिखा है कालूराम शर्मा और प्रकाश व्यास ने अपनी पुस्तक आधुनिक विश्व इतिहास की रूपरेखा में, कि उसके घूंसे तो उसको धक्के देकर बाहर कर दिया। लेकिन इस समय स्थिति को संभालने में उसका भाई लुसियन बोनापार्ट बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, जो कि 500 के विधानमंडल का अध्यक्ष था, और उसने नाटकीय ढंग से स्थिति को संभाला। उसके आदेश से सैनिकों ने सभागृह में प्रवेश करके संशोधन विरोधी सदस्यों को वहां से भगा दिया। बहुत से स्वयं भी भाग गए। सायंकाल को पुनः दोनों सदनों की बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पास करके संचालक मंडल को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि संचालक मंडल के 5 सदस्यों में से 3 ने तो इस्तीफा दे दिया था। जिन 2 ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था, उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। तो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्टरी यानी कि संचालक मंडल को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर 3 काउंसिल कहें, वो नियुक्त किए गए। पहला सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा आबे साइस और तीसरा ड्यूकोस। संचालक मंडल समाप्त करके ये 3 नए सदस्य, पहला नेपोलियन, दूसरा आबे साइस, तीसरा ड्यूकोस,
कुछ समितियां भी गठित की गई। उनका मुख्य काम था काउंसिलों को नया संविधान बनाने में सहयोग देना। और विद्यार्थियों, इसके साथ ही सत्ता हस्तगत करने की नेपोलियन की योजना संपूर्ण हो गई। 11 नवंबर 1799 को नेपोलियन पेरिस पहुंचा। पेरिस और इसके अलावा पूरे फ्रांस में बिना किसी विरोध के ये जो परिवर्तन हुआ, सत्ता में परिवर्तन हुआ, उसको स्वीकार कर लिया और उसका स्वागत किया गया। वस्तु स्थिति यह थी कि क्रांति की शुरुआत से लेकर अब तक पूरे 10 साल, यानी कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और 1799 में यह सत्ता परिवर्तन हुआ। ये जो 10 साल थे, इस 10 साल में जनता शांति और अनुशासन के लिए तरस रही थी। अशांतियों, गड़बड़ियों, रक्तपात से लोग ऊब गए थे। क्रांति के गत 10 वर्षों में न तो यातायात के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण हो पाया था, न पुरानी सड़कों की मरम्मत की जा सकी थी, मार्ग भी सुरक्षित नहीं रह गए थे। आए दिन रोज राजनी और डकैतियों के समाचार सुनने को मिलते थे। स्कूल नहीं थे, स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, चिकित्सालय नहीं थे, चिकित्सालयों में औषधियां और चिकित्सकों का अभाव था। संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। लोगों में यह धारणा बन चुकी थी कि कोई शक्तिशाली सेना नायक ही देश का उद्धार कर सकेगा। और जब नेपोलियन को प्रथम कौंसल नियुक्त किया गया, जो कि जनता में पहले से ही लोकप्रिय था, तो जनता ने उसका विरोध नहीं किया और उम्मीद जनता की जग गई। अब हम बात करते हैं कौंसल शासन व्यवस्था, यानी कि क्या क्या उन्होंने सुधार किए। देखिए, कौंसल शासन के सामने अनेक समस्याएं थी, परंतु कुछ कार्य ऐसे थे जिनकी तरफ तुरंत ध्यान देना आवश्यक था। और वे थे, एक तो नए संविधान का निर्माण, लॉ एंड ऑर्डर, आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था में सुधार, फ्रांस के शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध को जारी रखना और शत्रु संघ को छिन्न भिन्न करना। यानी कि आंतरिक और विदेशी दोनों मोर्चों पर अब तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता थी। नेपोलियन ने सत्ता हस्तगत करने के 1 माह के भीतर ही नया संविधान बनाकर उसे लागू भी करवा दिया। क्रांति के बाद यह चौथा संविधान था। इसके निर्माण में नेपोलियन का सर्वाधिक योगदान रहा। संविधान का निर्माण इस ढंग से किया गया कि शासन के सर्वोच्च अधिकार नेपोलियन को प्राप्त हो जाएं। कार्यपालिका शक्ति 3 कौंसल्स को सौंप दी गई। कौंसलों की जो कार्यावधि है, उनका जो वर्किंग टाइम है, 10 साल कर दिया गया। कौंसल का निर्वाचन सीनेट नामक संस्था को सौंप दिया गया, परंतु शुरू से तीनों कौंसलों का नाम पहले से ही संविधान में रख दिया गया था। नेपोलियन प्रथम कौंसल, कैम्बेसरी द्वितीय कौंसल और लिब्रन तृतीय कौंसल। दूसरे कौंसल का नाम मैं फिर से बता रहा हूं, कैम्बेसरी, और तीसरे का नाम लिब्रन। राज्य की अधिकांश महत्वपूर्ण शक्तियां प्रथम कौंसल में निहित कर दी गई, यानी कि नेपोलियन
जो कि प्रथम कौंसल था। नए संविधान में 4 संस्थाओं की व्यवस्था की गई: राज्य परिषद, ट्रिब्यूनेट, व्यवस्थापिका और सीनेट। राज्य परिषद का काम विधेयकों का प्रारूप तैयार करना था। ट्रिब्यूनेट उन विधेयकों पर वाद विवाद कर सकती थी, परंतु उसे वोटिंग राइट नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। व्यवस्थापिका में 300 सदस्यों का प्रावधान था। व्यवस्थापिका अपने सम्मुख रखने वाले विधेयक पर वोट दे सकती थी, परंतु उसे विधेयकों पर विवाद डिबेट करने का कोई अधिकार नहीं था। गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर व्यवस्थापिका वोट देती थी। सीनेट को संविधान की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। इसके अलावा सीनेट काउंसलर्स, ट्रिब्यूनेट के सदस्यों तथा व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को भी चुनती थी। सीनेट क्या करती थी? जो काउंसलर्स हैं, ट्रिब्यूनेट के मेंबर्स हैं और व्यवस्था सभा के जो मेंबर्स हैं उनको चुनने का काम करती थी, परंतु इस काम में वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थी। इस संविधान में भी फ्रांस के नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया, परंतु वह मात्र एक दिखावा यानी कि ढोंग था। उसका एकमात्र उद्देश्य जन प्रभुत्व के ढकोसले को जीवित रखना था कि ये जनतंत्र है, अन्यथा जनता का प्रभुत्व समाप्त हो चुका होता। लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था की गई नेपोलियन ने, ये अपने इर्द गिर्द पूरा शासन का ताना बाना बुना और विद्यार्थियों, जो नेपोलियन है वो अपने इस संविधान के माध्यम से फ्रांस का अधिष्ठाता, फ्रांस का प्रभु, फ्रांस का भगवान, फ्रांस का देवता बन चुका था। उसने अपने सुधारों के द्वारा इसको प्रमाणित भी किया। पिछले वर्षों से क्रांति और विदेशी युद्धों के परिणाम स्वरूप फ्रांस का राष्ट्रीय जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। देश में शांति और सुव्यवस्था का अभाव था। पुरानी व्यवस्था का अंत हो गया था, परंतु उसके स्थान पर नई व्यवस्था भली भांति नहीं जम पाई थी। अतः नेपोलियन का प्रथम कार्य संस्थाओं का नवीन संगठन और सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण करना था। इसके लिए नेपोलियन ने क्रांति की भावना एवं सिद्धांतों का उपयोग किया। उसके सुधारों का ध्येय सामाजिक समानता स्थापित करना था। इस दृष्टि से उसने पुराने मतभेद जिन भी किसी के साथ में थे, दलबंदी और झगड़ों को भुलाकर सभी को एक समान स्थान दिया। किंतु जो लोग उसकी इस नीति से संतुष्ट न हुए, उनको उसने कठोरता एवं निर्दयता के साथ कुचल दिया। वह न तो जैकोबिन था और न ही राजतंत्र का समर्थक। जैकोबिन विद्यार्थियों, जैकोबिन क्लब जो फ्रांस की क्रांति के समय कार्य कर रहा था, उसके लिए इतना ही काफी था कि जो लोग फ्रांस में रहते हैं और आकर बसना चाहते हैं, वे मौजूदा शासन व्यवस्था के प्रति वफादार रहें। उसने सरकारी पदों के द्वार सभी के लिए समान शर्तों पर खोल दिए। भगोड़ों तथा विद्रोही पादरियों के विरुद्ध जो कानून पास किए गए थे, उन्हें भी उसने लचीला बना दिया, काफी नरम बना दिया। क्रांति के समय फ्रांस छोड़कर भागने वाले कुलीनों और सामंतों को फिर से फ्रांस में बसने के लिए आमंत्रित किया गया। पादरियों से सिर्फ राज्य भक्ति का वचन देने को कहा गया। उसने
कैथोलिक पूजा की भी छूट दे दी। इस प्रकार नेपोलियन ने फ्रांस की जनता को प्रसन्न करने के लिए चतुरता एवं दूरदर्शिता का सहारा लिया। नेपोलियन के प्रशासनिक सुधारों में भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय महासभा ने क्रांति की भावना में बहते हुए संपूर्ण राष्ट्र को भिन्न भिन्न विभागों में विभाजित कर दिया था तथा प्रत्येक विभाग का अधिकारी वहां की जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता था। जब डायरेक्टरी का शासनकाल प्रारंभ हुआ तो उन्होंने इस प्रथा को समाप्त कर दिया और सभी सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। पहले विद्यार्थियों जो व्यवस्था थी उसमें जनता चुन रही थी, डायरेक्टरी में क्या हुआ कि उसको सरकार अपॉइंटमेंट करने लगी। नेपोलियन ने इसे ठोस रूप दिया। उसने संपूर्ण फ्रांस को विभागों में यानी जिलों में बांट दिया। प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी होता था जो प्रीफेक्ट कहलाता था, परफेक्ट जो हम कहें। फिर जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको यूँ कहें कि तहसीलों में बांट दिया और वहाँ का जो अधिकारी था वो सब परफेक्ट कहलाता था। जैसे हमारे यहाँ कलेक्टर और सब डिविजनल कलेक्टर होते हैं मजिस्ट्रेट, वैसे वहाँ पर परफेक्ट और सब परफेक्ट। प्रत्येक नगर का प्रमुख मेयर कहलाता था। नेपोलियन ने अधिकांश विभागों पर अपने सैनिक, विद्यार्थियों रिपीट कर रहा हूँ, सैनिक अधिकारियों को नियुक्त किया। ये सैनिक अधिकारी सिर्फ नेपोलियन के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार स्थानीय प्रशासन पर नेपोलियन का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। स्थानीय नागरिक अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध जो है वो करने की पूरी सुविधा और स्वतंत्रता से वंचित हो गए। राष्ट्रीय तथा स्थानीय शासन के सभी सूत्र पेरिस में केंद्रित हो गए। देश की व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए यह आवश्यक भी था कि शक्ति जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाए। बात करें आर्थिक सुधारों की। फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्रांति से पहले भी बहुत खराब थी और अब और भी ज़्यादा बिगड़ गई। उद्योग धंधे, कार्य, व्यापार सब चौपट हो गए। जो राज्य की आय होती है नियमित रूप से कर टैक्स वसूलना, वो भी नहीं, वसूली भी नहीं हो पा रही थी, जिससे राज्य की आय में भारी कमी आई। नेपोलियन ने इस स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। सर्वप्रथम उसने सरकारी टैक्स सिस्टम में परिवर्तन किया। अब तक करों की वसूली स्थानीय संस्थाओं द्वारा की जाती थी। नेपोलियन ने इसके लिए सरकारी कर्मचारी नियुक्त कर दिए। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था व्यापार वाणिज्य की स्थिति में सुधार लाना। इसके लिए विद्यार्थियों उसने एक बहुत बड़ा कार्य किया। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना हुई 1800 ईस्वी में। सोने और चांदी के सिक्कों का स्तर निर्धारित किया गया। डायरेक्ट टैक्सेस को कम किया गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे शराब, नमक, तंबाकू, इसको बढ़ाया गया। पराजित देशों से फ्रांसीसी सेनाओं का खर्चा वसूल किया जाने लगा और युद्ध का हर्जाना भी लिया जाने लगा। व्यापार की उन्नति के लिए राष्ट्रीय उद्योग समिति का गठन किया गया तथा खाद्य सामग्री की सुव्यवस्थित वितरण पद्धति के संबंध में कई नियम बनाए। दशमलव पद्धति को लागू किया गया। यातायात के साधनों को सुधारा गया और विद्यार्थियों, इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति पटरी पर आ गई और उन्नत भी होने लगी। पोप के साथ नेपोलियन का, आप जानते हैं कि जब नेपोलियन अपने अभियान पर था तो उसने पोप से भी धन वसूला, पोप से उसने भूमि भी हड़प ली थी। तो पोप उसके प्रति एक शत्रुता भाव रखता था।
अब नेपोलियन कुछ चेंजिंग अपनी नीति में कर रहा है। यद्यपि धर्म के क्षेत्र में नेपोलियन स्वयं तटस्थ था, परंतु वह सार्वजनिक जीवन में धर्म के महत्व को समझता था और इसका प्रयोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने में उसने इसका प्रयोग वो करना चाहता था। फ्रांस के अधिकांश निवासी रोमन कैथोलिक थे, परंतु क्रांति के पूर्व रोमन चर्च फ्रांस के राजतंत्र का समर्थक था। क्रांति के समय में चर्च की संपत्ति और भूमि को जब्त कर लिया गया था। पादरियों के विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिए गए थे। पादरियों को सरकारी कोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई तथा उन्हें पादरियों के संविधान के प्रति शपथ लेने के लिए विवश किया गया। अधिकांश पादरियों ने इसके लिए इनकार कर दिया और फ्रांस के कुछ क्षेत्रों में पादरियों के नेतृत्व में किसानों ने सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लिए। काफी रक्तपात के बाद भी समस्या का सही समाधान नहीं हो पाया। अतः नेपोलियन ने कैथोलिकों का विश्वास जीतने का निश्चय किया। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।